हेलो दोस्तों, हमारे परिवार में आपका स्वागत है। मैं मार्च प्रतियोगिता दर्पण 2025 से लेके जिसमें मार्च का प्रतियोगिता दर्पण होगा और जनवरी माह का जो है ना इसमें करेंट अफेयर होगा। जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए मैं आपको मार्च का प्रतियोगिता दर्पण के बारे में बताता हूँ। 76वां गणतंत्र दिवस का सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन था? तो उत्तर प्रदेश का था। तो पूछेगा 76वां गणतंत्र दिवस परेड का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? उत्तर प्रदेश को। इसका थीम क्या था? उत्तर प्रदेश का झांकी का थीम क्या था यानी कि विषय? तो प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ जो था, तो महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये थीम था। त्रिपुरा की खारची पूजा झांकी में दूसरा स्थान मिला। 76वां गणतंत्र दिवस परेड में त्रिपुरा की खांची पूजा का झांकी का दूसरा स्थान मिला। और 76वां गणतंत्र दिवस परेड 2025 का मुख्य अतिथि कौन था? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबिआंतो। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत या अधिनियमित या अधिपारित हुआ था, जिसमें 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। और 2015 से 26 नवंबर को हम संविधान रूप के दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। और गणतंत्र दिवस परेड पर यही सब VVI क्वेश्चन है और इन्हीं से क्वेश्चन से पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 18वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। 18वां प्रवासी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। मुख्य अतिथि कौन था? त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालो। इसका विषय क्या था 18वां प्रवासी दिवस का? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जनवरी को उद्घाटन किया था। पूछेगा आपसे क्वेश्चन, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कौन कराया था? तो तोरनमल हुट ने कराया था। और चाणक्य जो है ना तक्षशिला विश्वविद्यालय से पढ़कर ही आया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो भागलपुर के आसपास है और बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट करवाया गया था। ये दोनों PD में दिया हुआ था और मैंने इसे सही तरीक़ा से वो उतार दिया था कि क्या है नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 15 जनवरी के दिन सेना दिवस पर मुंबई के मझगांव डाक शिप लिमिटेड के द्वारा भारतीय नौसेना में 3 जहाज़ों को शामिल किया गया है। एक खास करके IS नीलगिरी जो एक प्रोजेक्ट 17 के तहत फ्रिगेट क्या होता है? यह स्थिर लड़ाकू विमान होता है, हल्का होता है, जो कि बहुत स्पीड से चलता है। फिर INS सूरत एक आधुनिक डिस्ट्रॉयर है यानी कि विध्वंसक जिसे बोला जाता है, जो कि बहुत हथियार लेस रहता है। और एक हो गया INS बागशीर पनडुब्बी के साथ, जो स्वदेश निर्मित और सांसारिक क्षमताओं से महत्वपूर्ण है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बता देते हैं। एक हमारा INS विक्रांत के बारे में जानते होंगे, बहुत बड़ा जहाज है। इस पर जो है ना रनवे होता है, बहुत सारा हथियार से लेस होता है। और ये जो बड़ा जहाज हो गया, तो इसके पास जो है ना इसके आगे चलेगा फ्रिगेट, हल्का रहेगा और स्टील रहेगा और लड़ाकू विमान रहेगा। आगे जाकर पता करेगा कैसी है, रास्ता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी रहती है, लगभग 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके फिर आगे पीछे डिस्ट्रॉयर चलता है और नीचे में पनडुब्बी यानी कि सबमरीन चलता है, कि ताकि हमारे बड़ी से जहाज INS विक्रांत को कोई हानि ना पहुंचा पाए। चलिए ये पूछेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज कितने जहाज़ों को उद्घाटन किया? तो 3 जहाज़ों का। IS नीलगिरी जो फ्रिगेट है प्रोजेक्ट 17A के तहत, INS सूरत जो आधुनिक डिस्ट्रॉयर है और INS बागशीर एक पनडुब्बी है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है ये। आप अंतरिक्ष में उपग्रहों के डॉकिंग के लिए इसरो के स्पेस डेक्स, इसरो के कौन, स्पेस डेक्स मिशन ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट किया। डॉकिंग का मतलब होता है जोड़ना, डॉकिंग का मतलब जोड़ना। तो स्पेस में दो उपग्रहों को एक साथ जोड़ना, यह डॉकिंग कहलाता है। तो इसरो के स्पेस डेक्स मिशन में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल रहा, जिसमें भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बना। कौन सा चौथा? पहला पर अमेरिका, रूस और तीसरा पर चीन, और भारत चौथा। डॉकिंग, दो स्पेस को आप यहाँ देख सकते हैं, दो ग्रह को आपस में लिंक जोड़ना डॉकिंग कहलाता है। पूछेगा चेजर कौन था? SDX-01, और टारगेट कौन था? SDX-02, एक दूसरे में जाके जोड़ना। इसका उद्देश्य इसलिए था कि हम छोटा छोटा चीज़ अंतरिक्ष में ले जाकर डॉकिंग करेंगे, ताकि हम अंतरिक्ष स्टेशन बना सकते हैं। इसरो इस माध्यम से दिखाया कि वह अंतरिक्ष में कई यानों को जोड़ और अलग कर सकता है, जिससे भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण की क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी। भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और चंद्र मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? स्पेस डेक्स मिशन। पूछेगा कौन सा रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था? PSLV C60 से लॉन्च किया गया था। अभी जो पढ़े थे प्रोजेक्ट 75, तो प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां बनाए जाएंगे, जिनमें से पहला आयंस कलवरी, खंदेरी, करंज, बेला, बागशीर। ये बागशीर छठी और अंतिम पनडुब्बी 2022 में लॉन्च हुई, तो और व्यापक परीक्षण से गुजर रही है। जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। तो पूछेगा प्रोजेक्ट 75 के तहत पहला पनडुब्बी INS कलवरी कितने बनेगा? 6 स्कॉर्पियन श्रेणी के बनेगा, और ये आप देख सकते हैं छठा। और लास्ट पूछेगा तो बागशीर जो अभी आपको हम यहाँ पर दिखाए थे आपको, बागशीर के साथ स्वदेश निर्माण समझौतों के लिए महत्वपूर्ण योगदान। बागशीर पनडुब्बी हो गया, यानी कि सबमरीन। उसके बाद प्रोजेक्ट 17A हो गया, ये नीलगिरी श्रेणी का बनेगा। और ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट 75A, ये स्कॉर्पियन श्रेणी का, ऐसा आप देख सकते हैं। पूछेगा स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM नाग MK2, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का मतलब क्या होता है कि मार्क 2 के स्पीड में, यानी कि 2000 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलेगा, उसे हम MK2 बोलते हैं। जैसे सुखोई MK1, तो सुखोई का स्पीड जो होगा मार्क 1 के स्पीड से, यानी कि 1000 प्रति घंटा। उसी प्रकार MK2 जो होता है, MK3 जो होता है, यह मार्क 1, 2, 3 को दर्शाता है। ये भारतीय सेना में शामिल होने के लिए तैयार है। उसे फायर एंड टारगेट दागो और भूल जाओ पर, मतलब इस तकनीक पर तीसरी पीढ़ी के मिसाइल के रूप में जाना जाता है, जिसे DRDO के द्वारा विकसित किया जाता है। पूछेगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया जाएगा? तो DRDO के द्वारा। चलिए आगे बताते हैं। इसरो ने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, देखिए पहले 2 तरह का होता है। एक होता है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एक होता है GSLV जियोसाइक्नस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इससे बेहतर NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया। विकसित केंद्र कहाँ है? तो साराभाई अंतरिक्ष केंद्र विकसित है। उद्देश्य इसे क्या है? PSLV और GSLV की जगह लेगा और भारत में अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद करेगा। पूछेगा वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी नारायणन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर के गंदरबल जिले में सोनमार्ग सुरंग का उद्घाटन किया, यह राष्ट्र को समर्पित किया। तो पूछेगा सोनमार्ग सुरंग कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। तो पूछेगा इसकी आकृति कैसी है? तो जेड आकार की आकृति है। पहले सुरंग इस तरह का होता था,
इधर से इधर सीधा होता था, लेकिन यह सुरंग ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। जेड आकार की आकृति है इस सुरंग की। यह रूट कौन सा रूट है? श्रीनगर लेह कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और इसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। सोनमार्ग सुरंग, जो कि जेड मोर सुरंग भी कहते हैं, मुख्य रूप से यह गगनगीर और सोनमार्ग को जोड़ती है। गगनगीर और सोनमार्ग को जोड़ती है। चलिए, चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया था। 6 जून को किया था, लेकिन आधारशिला पहले रखा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, जबकि यह नदी तल से जो है ना ऊंचाई 365 मीटर। वो सब नहीं पूछेगा दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का उद्घाटन किस नदी पर किया गया? चिनाब नदी पर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर पर। आर्क होता है कि आर्च पुल क्या होता है कि आप देख सकते हैं, दो पुल, दो पाया इधर उधर रहेगा ऐसे के, एक इधर से रस्सी से खींचा रहेगा, इधर से खींचा रहेगा। कहाँ पर है यह? उधमपुर श्रीनगर बरमूडा लिंक के हिस्सा का परियोजना का हिस्सा है। चलिए आगे बताते हैं। भारतीय सेना में नए रोबोटिक कुत्ता संजय नाम से प्रदर्शित किया गया है, जो मूल्य यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है। यह विस्फोटक का पता लगाने में, निगरानी करने में और मुश्किल इलाकों में चलने में सक्षम है, जो सेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। पूछेगा सेना का आंख कौन है? संजय क्या है? पूछेगा संजय क्या है? एक रोबोटिक कुत्ते है। इसका काम क्या है? सेना जहाँ जहाँ नहीं जा सकता है या जाएगा, उससे पहले हम रोबोटिक कुत्ते संजय को भेज देंगे, जो निगरानी और मुश्किल इलाकों से गुजरने में सक्षम है और वो पता करेगा क्या है नहीं है। चलिए, रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को हुआ था। 1971 को हुआ था। आर्द्रभूमि दलदलीय क्षेत्र का बचाव। इसका समझौता का उद्देश्य क्या था? आर्द्रभूमि जैसे दलदलीय क्षेत्र का बचाव करना जैव विविधता के लिए अच्छा है। जैव विविधता, जैसे सबसे ज़्यादा जैव विविधता दलदलीय क्षेत्र में पाया जाता है। दलदलीय क्षेत्र क्या बोलता है कि यहाँ भूमि हो गया, इधर नदी हो गया, तो इस जो भूमि नदी जहाँ स्टार्ट होता है वो दलदलीय क्षेत्र होता है, वहाँ सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाया जाता है। भारत रामसर समझौता 1971 का हिस्सा 1982 में बना था। इसके हस्ताक्षर और 1981 में, उससे पहले चिल्का झील और केवला राष्ट्रीय उद्यान को भारत के पहले राष्ट्रीय रामसर समझौता में शामिल किया गया। वर्तमान स्थिति नवंबर 2025 तक 94 रामसर साइट है। दुनिया के तीसरे स्थान पर पहले में यूके आता है, दूसरा मेक्सिको आता है, तीसरा में भारत आता है। पश्चिम बंगाल सुंदर वेटलैंड दुनिया का सबसे बड़ा ये रामसर साइट है और सबसे छोटा जो है ना भारत का रेणुका झील है। पूछेगा रेणुका झील जो आर्द्रभूमि का सबसे छोटा क्षेत्र है वह किस राज्य में है? तमिलनाडु में। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु का सर्वाधिक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और तीसरा में बिहार का है। 6 है, जैसे गोगी बिल हो गया, कांवड़ झील हो गया और जमुई का 2 है। टोटल आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन कौन सा है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। भारत के इंदौर के मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान शहरों के रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि वेटलैंड शहर के रूप में मान्यता दी गई। तो पूछा भारत के पहले ऐसे कौन 2 शहर है जो कि आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी गई थी? इंदौर और उदयपुर राजस्थान को। उत्तराखंड पहला राज्य बना। कौन सा राज्य बना? यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। क्या इससे पहले लागू नहीं था? तो किसका था? गोवा का, लेकिन वो आज़ादी से पहले लागू था। तो पूछेगा उत्तराखंड पहला राज्य बना, स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य बना समान नागरिक संहिता लागू करने वाला। यह यूजीसी के गठित समिति का अध्यक्ष रंजना देसाई था। रंजना देसाई। पूछेगा यूसीसी के गठित समिति का अध्यक्ष कौन था? रंजना देसाई था। उत्तराखंड राज्य है पहले लागू करने वाला। इसके अलावा गोवा एकमात्र था जहां लागू था। वह कब से लागू था? 1867 से, पुर्तगाल के समय से ही लागू था।
यूजीसी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में है। समान नागरिक संहिता, मतलब समान नागरिक संहिता दिवस उत्तराखंड कब मनाएगा? 27 जनवरी को, जब से लागू होगा। अनुच्छेद 342 और 366 के तहत आदिवासियों को बाहर रखा गया है। इसमें आदिवासी को बाहर रखा गया है। जिस तरह बर्फ बिल में आदिवासी क्षेत्र को घोषित नहीं किया जाएगा, उसी तरह इसको भी बाहर रखा। चलिए आगे। अमेरिका पेरिस जल समझौता तो बाहर हो गया, WHO से बाहर है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर है, यह सबसे हट गया। पेरिस समझौता 2025 में बना था और 2017 में हट गया। ये अमेरिका से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए ना 47 में, इसका राष्ट्रपति, ये पागला, इसकी वजह से हटते जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है वहाँ का? तो जेडी वेंस है। जेडी वेंस का जो वाइफ है ये भारतीय मूल का है, घर में जिसकी रहती है उसी की चलती है। सिंगापुर गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री थरमन शनमुगरत्नम 14 से 18 जनवरी भारत आया। 14 से 18 जनवरी तक भारत के राज्य की यात्रा किया था। पूछेगा कौन सा सिंगापुर का राष्ट्रपति था, कौन था, पूछ देगा कौन आया था, ये सीधे। लुथोसो की राजधानी कहाँ पूछेगा? मासेरो है। यहाँ भी यात्रा पर गया था, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट यही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 भारत का 50वां स्थान था। पहला पर सिंगापुर, अंतिम में अफगानिस्तान, और जारी करता हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब ये हो गया कि आपका इतना है तो कम से कम इससे कम देशों में, 50 से 60 देशों में बिना पासपोर्ट के आप जा सकते हैं। सिंगापुर का 193 देश है, इसमें से किसी भी देश में बिना पासपोर्ट का जा सकता है। सबसे बेस्ट सिंगापुर, अंतिम अफगानिस्तान में, और जारी करता है हेनले एंड पासपोर्ट। दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ घोषणा किया गया, जिससे राष्ट्रपति यू सुकू येओल को शुक्रवार को पद से हटा दिया गया, जबकि न्यायाधीश के एक पैनल ने पिछले दिसंबर को अल्पकालिक मार्शल लॉ प्रयास पर उसे महाभियोग को बरकरार रखा है। पूछेगा दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति कौन था जिसे पर महाभियोग लगा? तो राष्ट्रपति यू सुक येओल को। चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। अगला पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगा, कल लाऊंगा। देख सकते हैं आप इस तरह अप्रैल का फिर प्रतियोगिता दर्पण है, सबको मैं अच्छी तरीके से डिस्कशन करूंगा आपके साथ। ये देख सकते हैं, हर एक पार्ट वाइज बनाऊंगा आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए।